साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस मेंस 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट कराया गया है, उसी में से एक प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर देखेंगे। देखिए, आपके जो जीएस के पेपर होते हैं, इसमें आपके 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग जो है सेक्शनल टेस्ट के तहत इतिहास, कला और संस्कृत और भारतीय समाज, मतलब इस वीडियो में जो है इन टॉपिक से संबंधित प्रश्न होंगे। ये जो इतिहास, कला और संस्कृत और भारतीय समाज है, ये सेक्शन आपका जीएस पेपर 1 के तहत आता है। तो यहाँ पर हम लोग 10 प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, जो 20 प्रश्न होते हैं, उन 20 प्रश्नों में से जो 10 प्रश्न होते हैं वो लघु स्तरीय होते हैं। मतलब ये आपकी जो शब्द सीमा होती है वो 125 वर्ड की होती है, और वहीं जो अन्य 10 प्रश्न होते हैं वो दीर्घ उत्तरीय होते हैं। उनकी उत्तर मतलब शब्द सीमा जो होती है वो 200 वर्ड होती है। तो पूरे 20 हैं, 10 आपके 125 वर्ड के और 10 आपके 200 वर्ड के होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है शुरुआत के जो 10 प्रश्न हैं, उन 10 प्रश्नों को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हमें उत्तर देना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो हमें भारत की सांस्कृतिक विरासत को बताना है, उसके कुछ उदाहरणों के साथ किस प्रकार से संरक्षण हो सकता है, इन चीज़ों के बारे में हमें इसमें बताना है। तो देखिए, इसमें जो उत्तर आपको बताया गया है, इस उत्तर में आप अपने हिसाब से पॉइंट को छोटा बड़ा कर सकते हैं, और आपको लगता है कुछ पॉइंट इसमें और ऐड करना है तो आप उसको अपने किसी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि इस उत्तर के लिए, इस प्रश्न के लिए क्या क्या चीज़ें आप और इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं। तो देखिए, जो इसका मॉडल हमसे बताया गया वो ये है कि भारतीय संस्कृति की बहुलता और विविधता जो है पूरी दुनिया में स्पष्ट है, क्योंकि भारत में संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक परंपराओं, प्रदर्शन कलाओं, संस्कारों एवं अनुष्ठानों, भाषाओं एवं बोलियों, चित्र एवं लेखन, भवन, मंदिर, स्तूप आदि का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह जो है वो भारत में है, जिसे मानवता की अमूर्त व मूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में जाना जाता है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों का राष्ट्रीय महत्व होता है और ये सांस्कृतिक ज्ञान के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इन्हें निम्न तरीके से संरक्षित किए जाने की आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट बताया गया है कि संस्कृत मंत्रालय ने भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं विविध सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने की एक परियोजना प्रारंभ की है, जिसका उद्देश्य विभिन्न संस्थानों, समूहों, व्यक्तियों, स्वयंसेवी संगठनों एवं शोधकर्ता बुद्धिजीवियों को प्रोत्साहित करना है, ताकि वे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने, सुरक्षित एवं संरक्षित करने एवं बढ़ावा देने जैसी परियोजनाओं एवं गतिविधियों में उत्साह के साथ सम्मिलित हो सकें। दूसरा पॉइंट है, इसके अलावा भारत ने यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्वों को सफलतापूर्वक शामिल कराया। मतलब कि जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, उसमें भारत के 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत शामिल हैं। साथ ही भारत की अमूर्त विरासत की राष्ट्रीय सूची इसकी अमूर्त विरासत में अंतर्निहित भारतीय संस्कृति की विविधता को पहचानने का प्रयास है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के विभिन्न राज्यों के विविध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्वों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसी प्रकार से अगला पॉइंट है कि विरासत स्थलों, स्मारकों, खंडहरों को विकसित करने और उन्हें पर्यटन अनुकूल बनाने के लिए 27 सितंबर 2017 में एक विरासत अपनाई योजना शुरू की गई। परियोजना का उद्देश्य नियोजित एवं चरणबद्ध तरीके से पर्यटन संभावना और विरासत के सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा देना है। अगला पॉइंट है, भवन एवं स्थापत्य विरासत लोगों में जागरूकता के अभाव तथा प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन के कारण दुष्प्रभावित हो रहा है। भवन एवं स्थापत्य विरासत जो है लोगों में जागरूकता के अभाव तथा प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन के कारण दुष्प्रभावित हो रहा है, जिसे प्रशासनिक संवेदनशीलता, जागरूकता के प्रसार व वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए। भारतीय पारंपरिक कला एवं शिल्प को पूरे भारत में सदियों से विभिन्न शिल्प संघों द्वारा विकसित किया गया है। यद्यपि वे सदियों से देश के सांस्कृतिक विरासत को अव्यक्त करती रही हैं, लेकिन देश की एक बहुत बड़ी आबादी एवं शिल्प संघों का इससे क्रमिक अलगाव देश की सांस्कृतिक जीवंतता को प्रभावित करेगा। इसलिए इसके संरक्षण के लिए नए तरीकों की जरूरत है। तो इसमें आप संरक्षण के कुछ अन्य बिंदुओं को भी ऐड ऑन कर सकते हैं कि संरक्षण के लिए क्या क्या किया जा सकता है, या सरकार की यदि अन्य कोई योजना है तो आप उसको जोड़ सकते हैं। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के राजनीतिक विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, चर्चा कीजिए। देखिए,
भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम का नाम राज्य सचिव एडविन चार्ल्स मॉन्टेग्यू और भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पर रखा गया है, तो इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे लिखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम ने भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के एक अभिन्न अंग के रूप में माना। इसे भारत में उत्तरदायी सरकार की प्राप्ति में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया। इस अधिनियम को यद्यपि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने खारिज कर दिया, लेकिन एनी बेसेंट ने इसे भारत के विकास के लिए योग्य करार दिया। निम्नलिखित प्रावधानों के कारण भारत के राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा देखिए, इसमें जो प्रावधान थे महत्वपूर्ण, केंद्रीय और प्रांतीय सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति का विभाजन कर दिया गया इस अधिनियम के माध्यम से। दूसरा, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। इसके अनुसार प्रांतीय विषय को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित वर्ग, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। तीसरा, इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई, एक सदन राज्य परिषद तथा दूसरे को केंद्रीय विधानसभा कहा गया। केंद्र में ये किया गया। अगला पॉइंट चौथा, इस अधिनियम द्वारा पंजाब में सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, यूरोपियनों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल में प्रतिनिधित्व दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पंजाब में सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, यूरोपियनों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल में प्रतिनिधित्व दिया गया। और पांचवा पॉइंट है, संपत्ति, कर देने और शिक्षा के आधार पर। देखिए, ये जो निर्वाचन, इसमें याद रखिएगा, ये जो वोटिंग का अधिकार दिया गया, कैसे दिया गया? संपत्ति, कर देने और शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। पहली बार इस अधिनियम में उत्तरदायी सरकार की घोषणा की गई और मॉन्टेग्यू घोषणा को उदारवादियों ने भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। इस अधिनियम के कार्यों की समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद एक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। तो भारत में इस सुधार का उद्देश्य, जो इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों द्वारा सुधार किए गए, इस सुधार का उद्देश्य लोगों में व्याप्त असंतोष था, जिस पर सरकार ने उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग कर भारत में तनावपूर्ण वातावरण को कुछ समय के लिए शांत कर दिया था। इस प्रकार इस अधिनियम में भारतीयों के प्रतिनिधित्व, विधायी संस्थाओं के विकास व शक्ति के वितरण की व्यवस्था की गई, जिसे एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है। हालांकि तत्कालीन ब्रिटिश सरकार का प्राथमिक उद्देश्य अपने राजनीतिक व आर्थिक उद्देश्यों को पूर्ण करने तक ही सीमित था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच वैचारिक मतभेदों पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, इसका जो मॉडल आंसर आप देखेंगे, उदारवादी चरण आपका 1885 से 1905 तक चलता है, जब 1905 में आपका बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन पर जो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होता है वहाँ तक। तो उदारवादी चरण, इस चरण में कांग्रेस पर उदारवादी नेताओं का वर्चस्व था 1905 तक। धीरे धीरे एक नए वर्ग का उदय होता है जो उदारवादी नीतियों से सहमत नहीं था, बल्कि वह आक्रामक नीतियों में विश्वास करता था। उनके आक्रामक रुख के कारण इस समूह को चरमपंथी या गरम दल कहा जाता था। यद्यपि दोनों समूह, नरमपंथी या जो नरम दल था और गरम दल, ये दोनों समूहों का उद्देश्य ब्रिटिश शासन का विरोध करना था, परंतु इसके लिए उन्होंने अलग अलग राजनीतिक तरीकों को अपनाया। अन्य उनके मतभेदों के कारण ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 के सत्र में जो सूरत में विभाजन होता है, सूरत में 2 अलग अलग गुटों में विभाजन हो जाता है। उदारवादियों और गरमपंथियों के बीच वैचारिक मतभेद क्या थे, उन वैचारिक मतभेदों को देखते हैं यहाँ पे पॉइंट वाइज। नरमपंथी और गरमपंथी। तो नरमपंथियों में पहला पॉइंट, नरमपंथियों का मानना था कि ब्रिटिश शासक भारतीय जनता के दुखों से अनजान थे। यदि एक बार उन्हें अवगत करा दिया जाए तो वे जनता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जबकि गरमपंथियों का कहना था कि इनका दृढ़ विश्वास था कि अंग्रेजों के मन में भारतीय लोगों का कोई हित नहीं था। यह प्लेग एवं अकाल के दौरान अधिकारियों की नीरस प्रतिक्रिया से स्पष्ट होता है। वहीं नरमपंथियों का मानना था कि नरमपंथी जन आंदोलन में विश्वास नहीं, जो नरमपंथी थे वो जन आंदोलन में विश्वास नहीं रखते थे तथा इनका सारा प्रयास शहरों और संभ्रांत वर्गों तक सीमित था। वहीं गरमपंथी ये पूर्ण स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे। अगला पॉइंट, नरमपंथियों को जमींदारों और कुलीन वर्ग का समर्थन प्राप्त था, तो वहीं गरमपंथियों चरमपंथियों को शिक्षित मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग का समर्थन प्राप्त था। इसी प्रकार से नरमपंथियों ने अपने संघर्ष के दौरान प्रार्थना, याचिका और परोपकार के मार्ग को अपनाया और संवैधानिक साधनों तक सीमित थे। वहीं चरमपंथी अपने दृष्टिकोण के मामले में कट्टरपंथी और उग्रवादी तरीकों में विश्वास करते थे। यदि हम नरमपंथी
नेताओं की बात करें तो इसमें दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम इत्यादि आते हैं। वहीं गर्मपंथियों में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं, ये लोग आते हैं। तो कहा जा सकता है कि नरमपंथी जो है वो कांग्रेस और राष्ट्र के मस्तिष्क और गर्मपंथी राष्ट्र के हृदय थे। तत्कालीन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के लिए दोनों की एकीकृत कार्रवाई निरंतर आवश्यक थी। तो यहाँ पे जो मस्तिष्क और राष्ट्र की बात कही जा रही है, कहने का मतलब ये है कि आपके शरीर में जब दोनों एक साथ सामंजस्य के साथ काम करेंगे तभी आपका शरीर काम करता है। तो यही चीज़ यहाँ भी कहने का प्रयास है कि नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों ही आवश्यक थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए। अगला प्रश्न है कि भारत में क्षेत्रीय दलों ने अपनी स्थापना के समय अपने उद्देश्य से कहीं अधिक बड़ी भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के बाद क्षेत्रीय दलों के विकास के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख करना है। तो देखिए, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय दल प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता बड़ी संख्या में क्षेत्रीय दलों का उदय है। देखिए, यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है भारत में। क्षेत्रीय दल का अर्थ होता है एक ऐसी पार्टी जो आमतौर पर एक राज्य या किसी विशेष क्षेत्र में सीमित चुनावी आधार के साथ संचालित होता है। एक तरफ राष्ट्रीय दल पूरे देश के व्यापक हित की बात करता है, वहीं क्षेत्रीय दल एक विशेष क्षेत्र के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब उनके लिए मुख्यतः स्थानीय मुद्दे जो हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यह आमतौर पर राज्य, क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित होता है। जो आपके क्षेत्रीय दल होते हैं ये राज्य, क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों पर। राष्ट्रीय सरकार को नियंत्रित करने की इनका कोई योजना नहीं होती है। यह भारत में अधिक से अधिक राजनीतिक वर्चस्व की इच्छा रखता है और भारत में राष्ट्रीय दलों की तुलना में क्षेत्रीय दलों की संख्या ज़्यादा है। कुछ राज्यों में क्षेत्रीय दलों का शासन है, जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश देख सकते हैं, तमिलनाडु में है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ अन्य राज्यों में, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद क्षेत्रीय दलों के जन्म के कारक क्या रहे हैं। तो देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है। इसकी भौगोलिक संरचना में अंतर है। भारत में बहुभाषी, बहुधार्मिक और बहुजातियों उपजातियों के लोगों का निवास है। भारत में क्षेत्रीय दलों का जन्म हुआ विकास राज्यों की स्वायत्तता की मांग, उपसंस्कृति का विकास, जातीयता व धर्म की भावना आदि के कारण हुआ। अपनी विशिष्ट पहचान रखने के उद्देश्य से क्षेत्रीय दलों जैसे द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, डीएमके, अन्ना डीएमके, तेलुगु देशम, असम गण परिषद, अकाली दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा आदि का जन्म हुआ। प्रधानमंत्री नेहरू की मृत्यु के बाद 1967 से लगातार कांग्रेस पार्टी कमजोर होती गई और क्षेत्रीय दलों का उदय एवं प्रसार हुआ। साथ ही जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई के कांग्रेस के विरुद्ध आंदोलन ने भी क्षेत्रीय दलों के विकास को आधार प्रदान किया। वहीं भारत में जातिवाद, अत्यधिक भाषा, आर्थिक कारण व अन्य के कारण लोगों का विकास न होने से क्षेत्रवाद व क्षेत्रीय दलों का जन्म हुआ। उदाहरण के लिए आम आदमी पार्टी, अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, ठीक है। तो अब आम आदमी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी, ठीक है। अन्य जो साउथ की पार्टियां जैसे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है, डीएमके है, अन्ना डीएमके, ये सब सन 1991 के आर्थिक सुधारों के पश्चात क्षेत्रीय आर्थिक विषमता उत्पन्न हुई, जिसने क्षेत्रीय राजनीति को बढ़ावा दिया। जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इत्यादि जो है ये बीमारू राज्य की कैटेगरी में शामिल हुए। इसके तहत क्षेत्रीय दलों को राजनीतिक रूप से केंद्रीकरण के खिलाफ एक आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है। क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दलों पर अपना प्रभाव डालने में सक्षम रहे, क्योंकि अब क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति राष्ट्रीय पार्टी उदासीन नहीं रह सकती, यदि उन्हें इनकी समस्याओं के प्रति जागरूक रहने के लिए विवश कर दिया है। क्षेत्रीय दलों ने। उपरोक्त कारणों ने क्षेत्रीय दल के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है या योगदान दिया है, लेकिन इनके उद्देश्यों को नियंत्रण करना भी आवश्यक है, क्योंकि अत्यधिक क्षेत्रवाद जो है वो भारत की एकता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। मतलब कि इसमें एक सामंजस्य होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए क्षेत्रीय मुद्दों और राष्ट्रीय मुद्दों पर। ऐसा ना हो कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो कहीं अधिक हावी हो जाए राष्ट्रीय मुद्दों पर, तो उनमें एक बैलेंस होने की ज़रूरत है। आगे बात करते हैं अनसुलझे मुद्दों और आर्थिक मंदी के कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ इसको स्पष्ट करना है। देखिए, इतिहासकार सर जॉन कीगन, तो नाम याद रखिएगा, यदि आप एक आध नाम इस प्रकार से लिख देते हैं तो उत्तर आपका इफेक्टिव हो जाता है। इतिहासकार सर जॉन कीगन ने लिखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण पहले से चली आ रही अस्थिरता व द्वेष भावना थी, जैसे कि वर्साय की संधि की कठोरता, वचन विमुखता, आर्थिक मंदी, तानाशाही की राजनीति, तुष्टीकरण की नीति, शस्त्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गिरावट, जिसके परिणामस्वरूप यह युद्ध पहले की अपेक्षा अधिक विनाशकारी था। इस युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में जाना जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के जो कारण थे वो क्या थे? पहली थी अनसुलझी समस्याएं, यही कहा गया ना प्रश्न में, अनसुलझे मुद्दे और आर्थिक मंदी। तो इन दो
कितने इन दो बिंदुओं के तहत हमें कारणों को बताना है। तो सबसे पहले अनसुलझी समस्याओं के तहत जो बिंदु हैं उनको देखते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध की बीज वर्साय संधि में विद्यमान था। 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन में यह संधि की गई थी। वर्साय संधि का प्रारूप विजित राष्ट्रों द्वारा तैयार किया गया था। वर्साय संधि का प्रारूप जो है विजित राष्ट्रों द्वारा तैयार किया गया था। जर्मनी जैसे स्वाभिमानी राष्ट्र को कड़वे घूंट पीकर इस संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा। यद्यपि जर्मनी ने इसका विरोध किया था, यद्यपि जर्मनी ने जो है इसका विरोध किया था, किंतु विजित राष्ट्रों के समक्ष वह पंगु हो गया था। जर्मनी को अपने सभी उपनिवेशों से वंचित कर दिया गया। दूसरा, हथियारबंदी अर्थात शस्त्रों को कम किया जाए, इसकी योजना तैयार करने का दायित्व राष्ट्र संघ को दिया गया, किंतु इस क्षेत्र में वह असफल रहा था। राष्ट्र संघ की भ्रामक शक्तियों और सदस्य राष्ट्रों में सहयोग का अभाव द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी सिद्ध होता है। इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी के प्रति तुष्टीकरण व तटस्थता की नीति का पालन किया, जबकि शांति बनाए रखने के लिए छोटे राष्ट्रों व बड़े देशों के बीच समन्वय की स्थापना करना चाहिए था। छोटे राष्ट्रों व बड़े देशों के बीच समन्वय की स्थापना करना चाहिए। आर्थिक संकट की बात करें तो 1920 के दशक में प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद पूरा विश्व आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया था। इस आर्थिक मंदी के कारण अर्थव्यवस्था में गिरावट आई, जिससे बैंक बंद होने लगे, महंगाई व बेरोजगारी में तीव्र वृद्धि हुई। फलस्वरूप जीवन निर्वाह अत्यंत कठिन हो गया था। ऐसी स्थिति में लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आक्रामक हो जाते हैं और एक चमत्कारी राजनेता की तलाश करने लगते हैं। ऐसा आप यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद के उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। जर्मनी में 1933 में एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद की सरकार बनी, जिसकी द्वितीय विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका रही। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप विश्व पटल पर दो नए देश सोवियत संघ और अमेरिका का वर्चस्व स्थापित होता है और यूरोपीय युग का अंत हो गया। अब एक नए युग, परमाणु युग में शीत युद्ध अस्तित्व में आ जाता है। अब बात करते हैं भारत में पारिवारिक संरचना एवं वैश्वीकरण के प्रभावों का आकलन करें। भारत में पारिवारिक संरचना एवं वैश्वीकरण के प्रभावों का आकलन करें। देखिए, वैश्वीकरण का तात्पर्य क्या है कि सूचना प्रौद्योगिकी, व्यापार और संस्कृतियों के वैश्विक एकीकरण से है। का तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी, व्यापार और संस्कृतियों के वैश्विक एकीकरण से है। चूंकि परिवर्तन किसी भी समाज की एक मूल विशेषता है, अतः भारतीय समाज भी विभिन्न कालखंडों में विभिन्न कारकों से प्रभावित होकर परिवर्तनशील रहा है। वैश्वीकरण के कारण भारत की पारिवारिक संरचना में बहुआयामी परिवर्तन आए हैं, जिनमें दो महत्वपूर्ण आयाम हैं। एक तो आपका परिवार के आर्थिक स्वरूप में परिवर्तन, दूसरा पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परिवार के आर्थिक स्वरूप में किस प्रकार से परिवर्तन आया। देखिए, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय निवेश, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे अवधारणाएं उत्पन्न हुई। फलस्वरूप भारत में भी रोजगार के नए अवसरों का सृजन हुआ, जो लिंग भेद से मुक्त था। इसलिए महिला, पुरुष, बच्चों, वृद्धों सभी के लिए आय के स्रोत उत्पन्न हुए, जिससे स्वतंत्र उत्पादन को प्रोत्साहन मिला। जिससे स्वतंत्र उत्पादन मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर उत्पादन कर सकता था। तो इससे क्या हुआ, व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिला। दूसरी ओर जहां महिलाएं शिक्षित एवं कुशल नहीं थीं, उनकी पति पर निर्भरता और अधिक बढ़ी। तीसरा, युवा रोजगार एवं शैक्षिक अवसरों की तलाश में शहरों की तरफ आकर्षित हुए। तथा चौथा, बाजार द्वारा ऋण आदि क्षेत्रों में परिवारों की भूमिका जो है वो नगण्य हो गई। वैश्वीकरण का पारिवारिक संबंधों पर प्रभाव कैसे देखेंगे, तो इसमें पहला पॉइंट है रोजगार एवं शैक्षिक अवसरों की तलाश में प्रायः लोग अपने घरों परिवार से दूर जाने लगे, जिससे लोगों का पारिवारिक संपर्क कम होने लगा तथा संबंधों में गिरावट आई। दूसरा, युवा वर्ग द्वारा शहरों में अपने पसंद से विवाह करने की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई तथा लिव इन रिलेशनशिप जैसे नए संबंध सामने आए। तीसरा, लिंग भेद मुक्त रोजगार के अवसरों ने महिलाओं की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता को कम किया, जिससे परिवार में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। लैंगिक समानता आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता एवं वृद्धि तथा उपभोक्तावाद की वजह तलाक देने की प्रवृत्ति में वृद्धि देखी गई। देखिए, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि तथा उपभोक्तावाद की वजह से तलाक देने की प्रवृत्ति में वृद्धि देखी गई, जिससे बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा तथा विवाह संस्था के रूप में परिवर्तन हुआ। यहाँ विवाह अब अस्थायी हुआ। देखिए, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता ये एक पॉजिटिव थिंग थी, परंतु हमारा समाज क्या है, हमारा समाज जो है वो पितृसत्तात्मक है। तो पितृसत्तात्मक जो सत्ता रही है उसको एक चुनौती, ये जो महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता रही है एक चुनौती लगी। तो
इस वजह से एक सामंजस्य नहीं बैठ पाया, जो सामंजस्य होना चाहिए था वो सामंजस्य नहीं बैठता है, और इस वजह से तलाक के केसेस बढ़ते हैं। तो यहाँ पे महिलाएं इसके लिए दोषी नहीं कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता इसके लिए दोषी है। आर्थिक स्वतंत्रता पॉजिटिव है, ठीक है, परंतु इससे जो पितृसत्तात्मक सत्ता थी उसको एक चुनौती लगी, और उस चुनौतियों की वजह से जो है ये तलाक के केसेस बढ़े हैं। परिवार के सदस्यों के बीच भौतिक दूरी तथा उपभोक्तावादी संस्कृति की वजह से संयुक्त परिवार एकल परिवार में बदलने लगे। इसके अतिरिक्त एकल परिवार की बढ़ती प्रवृत्ति से वृद्धों के देखभाल की चुनौती उत्पन्न हुई। जो घर के बुजुर्ग थे, चूंकि अब वो संयुक्त परिवार एकल परिवार का हिस्सा रह नहीं गए, वो संयुक्त परिवार के हिस्सा थे, तो ये एक प्रकार की नई चुनौतियां भी सामने आने लगी। और परिवार के स्त्री पुरुष सदस्यों द्वारा अपने काम में अधिक व्यस्तता के कारण एक दूसरे को समय न दे पाने तथा पश्चिमी संस्कृति, सोशल मीडिया के आकर्षक प्रभाव के कारण और अन्य प्रभावों के कारण एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे मुद्दे उभरने प्रारंभ हुए। वैश्वीकरण के भारतीय समाज पर नकारात्मक प्रभावों को नैतिक शिक्षा द्वारा नियंत्रित किया जाए तथा अपने संस्कृति के अच्छे मूल्यों यथा जैसे कि अब्दुल कलाम जी के शब्दों में गुरुजन एवं माता पिता की भूमिका परिवार में अति महत्वपूर्ण होती है का परिरक्षण किया जाना चाहिए, और हमें उन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए जिनसे परिवार के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ रहा है या इस तरह की जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो उनको कैसे दूर किया जाए, उन चीज़ों पर विचार होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में बढ़ती गरीबी पर नियंत्रण पाने का एकमात्र तरीका जनसंख्या को नियंत्रित करना है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ तार्किक दलील दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग कुछ आंकड़ों को देखते हैं। ये आंकड़े 2019 के हैं, तो हम लोग जो नया आंकड़ा आया है 2022 का, हम लोग 2022 के आंकड़े देखेंगे। तो देखिए, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के आंकड़े आ गए हैं, तो आप उन आंकड़ों का इस्तेमाल करिएगा, चाहे तो आप इन आंकड़ों को नोट कर सकते हैं। तो 2022 के वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक बताया गया कि भारत ने 2005-6 से लेकर 2016 नहीं 2019 से 21 के बीच 41.5 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है, ठीक है। लेकिन इसकी तुलना 2020 से की स्थिति से करें तो भारत में सबसे अधिक गरीबी में वृद्धि हुई है। मतलब ये आंकड़ा आपका पुराना थोड़ा सा, आप यहाँ लिख सकते हैं कि देखिए, यहाँ के बाद बाहर निकाला है, इसके बाद आप यहाँ पे पॉइंट जोड़ सकते हैं कि देश में गरीबी वर्ष 2005-6 के 55.1%, 2005-6 में गरीबी कितनी थी 55.1% से घट करके वर्ष 2019-21 में ये 16.4% हो गई है। परंतु इसके बावजूद दुनिया में वर्तमान में सबसे ज़्यादा गरीबी या जो गरीब जनसंख्या है वो भारत में कितनी है? भारत में 22.8 करोड़ लोग गरीब जो है भारत में रहते हैं। ये दुनिया में सबसे अधिक संख्या है। तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने कुल जनसंख्या का 28% गरीब होने का अनुमान लगाया। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या अनुमानों के अनुसार 2021 से 2031 के बीच भारत की जनसंख्या में 109% की गुणात्मक वृद्धि होगी, जिससे निश्चित रूप से गरीबों की संख्या में वृद्धि होगी। अधिक जनसंख्या वृद्धि गरीबी निवारण को निम्नलिखित तरीके से बाधित करती है। अधिक जनसंख्या वृद्धि जो है वो गरीबी निवारण को निम्नलिखित तरीकों से बाधित करती है। कौन से तरीके? पहला है महिला सशक्तिकरण में बाधा। देखिए, अधिक जनसंख्या वृद्धि का तात्पर्य है कि महिलाओं को अधिक बच्चे होंगे, ठीक है, मतलब फर्टिलिटी रेट बढ़ेगा, जो विरोध रूप से कह सकते हैं विरोध रूप से विकासशील देशों में महिलाओं और बच्चों की मृत्यु या जन्म संबंधी समस्याओं की संभावनाओं को बढ़ाता है। अनचाहे अधिक बच्चों का होना महिलाओं के गरीबी निवारण और उनके स्वावलंबीकरण की संभावनाओं को कम करता है, क्योंकि यह उनके शिक्षा ज्ञान कौशल को हासिल करने की संभावनाओं को कम करता है, जो कि उनके क्षमता अर्जन एवं स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए आवश्यक है। अगला, पारिवारिक व्यय को सीमित करके। देखिए, उच्च प्रजनन दर और तीव्र जनसंख्या वृद्धि पारिवारिक संसाधनों को न केवल तेजी से कम करता है बल्कि संसाधनों के लिए दूसरों पर निर्भरता को बढ़ाता है। इसके परिणामस्वरूप परिवार के स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर व्यय कम होता है, जिससे बच्चों के विकास एवं उत्पादन क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तीसरा पॉइंट है सरकारी संसाधनों का पुनर्वितरण। देखिए, तीव्र जनसंख्या वृद्धि सरकार के उत्पादक कार्यों में व्यय करने की क्षमता को कम कर सकती है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि सरकार को अपने संसाधनों को गरीबी, माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य एवं देखभाल पर व्यय करने के लिए बाध्य करता है।
जिसके कारण अन्य विकास योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते। मतलब जो संसाधन हम लोग अन्य चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, उन संसाधनों को हमको पहले गरीबी को कम करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, मतलब जो संसाधन हम लोग स्वास्थ्य और शिक्षा में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पहले हम उसको क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग पहले लोगों को भुखमरी से बचाने में करते हैं। मजदूरी एवं रोजगार संभावनाओं को कम करके, देखिए जनसंख्या वृद्धि की दर नाटकीय रूप से रोजगार सृजन की दर से बहुत अधिक है। यदि वर्तमान जनसंख्या वृद्धि की दर बनी रही तो विश्व के गरीब देशों में यदि रोजगार सृजन बहुत तेज गति से नहीं हुए तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। अब से 2050 के बीच विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों में, जिसमें भारत भी शामिल है, जहां पहले से 80% कार्यशील जनसंख्या बेरोजगार है, उनमें 15 मिलियन कार्यशील जनसंख्या प्रतिवर्ष और जुड़ती जाएगी। मतलब 1.5 करोड़ जनसंख्या और जुड़ती जाएगी। लेकिन केवल तेजी से बढ़ती जनसंख्या को बढ़ती गरीबी का एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता है, बल्कि अवसंरचना विकास में कमी, अनुपयुक्त स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाएं, भ्रष्टाचार आदि भी इसके अन्य कारक हैं। अतः कुशल जनसंख्या नीति, साक्षरता व जागरूकता, मानव संसाधन विकास और सामाजिक अवसंरचना विकास द्वारा गरीबी और जनसंख्या दोनों को नियंत्रित किया जा सकता है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक सद्भाव क्या है? देश के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने पर अशांत सांप्रदायिक सद्भाव के प्रभावों की चर्चा कीजिए। देखिए, सांप्रदायिक सद्भाव से जो सेंस निकलता है, जो अर्थ है, विभिन्न धर्म, जातियों, पंथों, लिंग एवं विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग समाज में एक साथ प्रेम और शांति के साथ रहें, ये सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब होता है। मतलब इसे जो सेंस निकलता है, सांप्रदायिक सद्भाव विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव पैदा करने का एक प्रयास है, एक समन्वय, एक सामंजस्य, एक सह अस्तित्व जो है पैदा करने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों में निहित या प्रेरित सह अस्तित्व की भावना को बढ़ावा देना है। भारत एक सहिष्णु देश रहा है। वैदिक दर्शन, बुद्ध से लेकर के महात्मा गांधी तक भारतीय समाज एक जीवन शैली के रूप में सहिष्णुता और सद्भाव के उदाहरणों से भरा है। लेकिन वर्तमान समय में यदि हाल के दिनों में देखें तो देश भर में सांप्रदायिक हिंसा में वृद्धि हुई है। इस सांप्रदायिक वैमनस्य का कारण वोट बैंक की राजनीति, कुछ जो कारण बताया जाता है वो है वोट बैंक की राजनीति, पहचान के लिए संघर्ष, हितों का टकराव, धार्मिक विचारधाराओं पर खतरे की आशंका, मीडिया द्वारा गैर जिम्मेदार रिपोर्टिंग, असहिष्णुता का बढ़ता स्तर आदि हो सकता है। सामाजिक असहिष्णुता, तो यहाँ पे दो प्रकार से देखते हैं, एक सामाजिक स्तर पर, एक राजनीतिक स्तर पर। तो सामाजिक स्तर पर असहिष्णुता के प्रभाव की यदि बात करें तो असहिष्णुता और सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ने से बहुसंख्यवाद की स्थिति पैदा होती है और इस तरह अल्पसंख्यकों का दमन होता है और उनके अधिकारों में बाधा उत्पन्न होती है। दूसरा, वैमनस्य बढ़ने से धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है और भीड़ हिंसा में वृद्धि होती है, जिससे अल्पसंख्यकों का अधिकार प्रभावित होता है। तीसरा, इससे राष्ट्र विरोधी तत्वों को क्षेत्रीयता की भावनाओं को भड़काने का पर्याप्त अवसर मिलता है और हमारे समाज की एकता की भावना कमजोर होती है। इससे देश में सक्रिय विघटनकारी ताकतों द्वारा सांप्रदायिक वैमनस्य से उत्पन्न अराजकता का दुरुपयोग किया जाता है, जिससे आंतरिक सुरक्षा संबंधी संकट बढ़ जाता है। अब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सांप्रदायिक वैमनस्य ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी प्रभावित किया है। असहिष्णुता और असमंजस्य के कारण भाषण एवं अभिव्यक्ति की बहुत जांच होने लगी है। कोई क्या बोल दिया, इस पर बहुत ज़्यादा जांच हो रही है वर्तमान में देखें तो। और जीवन के भय के कारण कई लोग क्या स्वतंत्र रूप से बोलने से हिचकने लगते हैं। कई लोग बोलने से अब हिचकने लगते हैं। तो एक प्रकार से जो अव्यक्ति स्वतंत्रता थी वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होती है। दूसरा, बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती से, अब चूंकि जब समाज में एक वैमनस्यता का माहौल रहेगा, एक तनाव रहेगा, तो क्या करना पड़ेगा, सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ेगी। सुरक्षा बलों की तैनाती से सरकारी राजस्व की हानि के साथ साथ मानवाधिकारों के उल्लंघन की भी संभावना बनी रहती है। जैसे वर्तमान में आप मणिपुर में देख सकते हैं, तो वहाँ पे क्या है, एक प्रकार से जातीयता के आधार पर एक वहाँ पर संकट उत्पन्न हुआ, एक टकराव उत्पन्न हुआ। दूसरा, भीड़ द्वारा निर्णय और लिंचिंग की घटनाओं में वृद्धि से कानून के शासन के लिए खतरा उत्पन्न होता है। हाल के दिनों में भीड़ द्वारा पुलिसकर्मियों की हत्या कानून के शासन के समक्ष एक गंभीर खतरा है। इसके द्वारा युवकों को, जो नवयुवक हैं, उनको सांप्रदायिक राजनीति की तरफ लुभाया एवं अलगाववाद तथा आतंकवाद की तरफ आसानी से मोड़ा जा सकता है। भारतीय समाज को देखें तो एक विकासशील समाज है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग समुदाय के अंग के बजाय
एक इंसान के रूप में देखने की जरूरत है। केवल यही हमारे बीच पारस्परिक सौहार्द बढ़ाने में मदद कर सकता है। अतः धार्मिक सहिष्णुता की नीति, राजनीतिक संवेदनशीलता व कानून के कठोर क्रियान्वयन द्वारा सांप्रदायिक तनाव को नियंत्रित किया जाना चाहिए। ये आप निष्कर्ष रूप में लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं भारतीय चित्रकला में मुगल काल के योगदान की विवेचना करना है। तो देखिए, मुगल काल में बनाए गए चित्रों की अपनी एक विशिष्ट शैली थी जो कि फारसी पृष्ठभूमि से प्रभावित रहा है। वहाँ का रंग मिश्रण, विषय एवं रूप भिन्न था। मुगल काल में चित्रण का विषय धार्मिक से हटकर शासक का महिमा मंडन एवं उसके जीवन को प्रदर्शित करना हो गया। इस समय अधिकांशतः शिकार के दृश्यों, ऐतिहासिक घटनाओं तथा अन्य दरबारी गतिविधियों को चित्रित करना प्रारंभ हुआ। यदि प्रमुख योगदानों की बात करें तो देखिए, मुगलों ने भारतीय चित्रकला को पूर्वाभास तकनीक से परिचित कराया। इस तकनीक में वस्तुओं को इस तरह चित्रित किया गया कि चित्र में ये अपने वास्तविक रूप की तुलना में नज़दीक एवं छोटे दिखते हैं। अगला पॉइंट जो है वो ये है कि बाबर ने बिहजाद को, ये फारस का चित्रकार था, बिहजाद को संरक्षण प्रदान किया और बाबरनामा में बिहजाद का वर्णन किया है बाबर ने। उसके पश्चात हुमायूं ने अपने समय के विख्यात चित्रकार अबुद समद एवं मीर सैयद अली को हेरात से लाकर उन्हें संरक्षण प्रदान कर मुगल शैली की नींव रखी। तीसरा, अकबर ने ग्रंथ चित्रण एवं सुलेखन के लिए दरोगा नामक अधिकारी के नेतृत्व में एक अलग चित्रशाला विभाग की स्थापना की। अगला पॉइंट, भारतीय विशेषताओं के साथ त्रिआयामी चित्रण अकबरकालीन चित्रकला की चित्रकारी की प्रमुख विशेषता रही है। ठीक है, और अकबर के समय चित्रकला की विषय वस्तु मुख्यतः क्या थी? पुस्तकीय थी। बहुत सारी पुस्तकों का चित्रण किया गया इनके समय में, अकबर के समय में। इसके अतिरिक्त अकबर के समय में भित्ति चित्रकारी की शुरुआत होती है। आप कुछ अन्य पॉइंट यहाँ जोड़ सकते हैं कि अकबर के समय में भित्ति चित्रकारी की शुरुआत होती है और चित्रकला पर फारसी एवं यूरोपीय प्रभाव दिखाई पड़ता है अकबर के समय में, तथा इसके समय में ही रूप, मानव या छवि चित्रकारी की शुरुआत होती है। आगे, जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। इस काल में प्रकृति चित्रण पर बहुत जोर दिया गया। जहांगीर काल के चित्रों की एक अन्य विशेषता विकसित हुई जिसमें चित्रों को सजावटी हाशिए से सजाया जाने लगा था। देखिए, मुगल चित्रकला का प्रारंभ हुमायूं से माना जाता है और वास्तविक जो शुभारंभ माना जाता है वो अकबर के समय से माना जाता है। इसका चरमोत्कर्ष जो होता है वो आपका जहांगीर के समय में होता है। और इसके बाद शाहजहां जब आता है, शाहजहां का जो मेन फोकस था वो चित्रकला से हट करके स्थापत्य पर हो जाता है। क्योंकि उसका मेन फोकस स्थापत्य पर था, परंतु चित्रकला पर भी ध्यान देता है। शाहजहां ने चित्रों को आकर्षक बनाने के लिए कलाकारों को रेखांकन करने के लिए चारकोल की जगह पेंसिल का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। शाहजहां ने चित्रों को भड़कीला बनाने के लिए सोने एवं चांदी के उपयोग को प्रोत्साहन दिया। मुगलों की चित्रकला के विकास में एक महत्वपूर्ण देन सूक्ष्म चित्रकारी रही है। तो इस प्रकार से देखें तो मुगल शैली की सुदृढ़ एवं सुंदर पृष्ठभूमि रहती है और ये औरंगजेब के समय में इसका क्षय होता है। ठीक है, औरंगजेब के समय में वो चित्रकारी पर रोक लगाता है। तो जो चित्रकार थे वो क्या होते हैं, वो प्रांतों की तरफ जाते हैं। और औरंगजेब के बाद देखें, औरंगजेब के समय से प्रांतीय चित्रकला जो है फलती फूलती है, परंतु उसकी भी पृष्ठभूमि प्रांतीय चित्रकला जैसे कि आपकी राजपूत शैली है, पहाड़ी शैली है, इसको भी व्यापक रूप से मुगल शैली ने ही प्रभावित किया। मुगल शैली से ही ये प्रेरित होकर के प्रभावित होती है, विकसित होती है और भारतीय चित्रकला को एक नई दिशा प्रदान करती है। तो कह सकते हैं प्रांतीय चित्रकला के पीछे बैकग्राउंड में भी जो है मुगल चित्रकला ही थी, उसी का ही काफ़ी प्रभाव रहता है। और यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जहांगीर, देखिए अकबर के समय में क्या होता है, अकबर के समय में जो चित्रकला थी उस पर यूरोपीय फारसी प्रभाव था, परंतु जहांगीर के समय में क्या होता है कि फारसी यूरोपीय प्रभाव कम हो जाता है और भारतीय प्रभाव बढ़ जाता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश 1857 के विद्रोह की अग्रभूमि थी, स्पष्ट करिए। देखिए, अब ये जो है जीएस पेपर 5th में चला जाएगा। जो नए 2 पेपर जुड़े गए हैं यूपी के, अब ये पोर्शन आपका जीएस पेपर 1 में नहीं रहेगा। यूपी वाले सारे पोर्शन जो है वो आपके जीएस 5 और 6 में जाएगा। तो ये प्रश्न आपका अब जीएस 5 में पूछा जाएगा। तो देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश 1857 के विद्रोह का अग्रभूमि था, स्पष्ट करना है। देखिए, 1857 के भारतीय इतिहास को प्रभावित करने वाला पहला स्वतंत्रता जो आंदोलन था वो उत्तर प्रदेश में शुरू होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिक आर्थिक शोषण, राष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप और व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत राज्यों जैसे सतारा, नागपुर, झांसी आदि को जबरदस्ती ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, विलय किया गया। तो लेने से भारतीय जनता अंग्रेजों के खिलाफ हो गई। अंततः 1856 में अवध का भी विलय कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। इससे उत्तर प्रदेश के सिपाहियों, तालुकादारों व
आम जनता में आक्रोश पैदा हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक गंभीर विद्रोह हुआ जो 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू होता है। उत्तर प्रदेश 1857 के विद्रोह का अग्रभूमि था, उसको निम्न बिंदुओं के तहत हम लोग देख सकते हैं। पहला, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की भूमिका उत्तर प्रदेश राज्य में निहित रही है। मेरठ, कानपुर, बरेली, झांसी, बलिया और आजमगढ़ इस आंदोलन के लखनऊ इस आंदोलन के बड़े केंद्र रहे हैं। आंदोलन के सभी बड़े नेता उत्तर प्रदेश के थे, जैसे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बरेली से खान बहादुर खान और लखनऊ से बेगम हजरत महल, ठीक है, नाना साहब, तत्या टोपे इत्यादि। राज्य में सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई मेरठ में लड़ी गई। साथ ही कई जगहों पर अंग्रेजों को पराजित कर उनको बाहर कर दिया गया। इस विद्रोह के कारण ब्रिटिश शासन ने अपने नियम कानून में कई बदलाव किए, बड़े बदलाव किए, जैसे कि इसी के बाद 1857 की क्रांति के बाद ही 1858 का भारत सरकार अधिनियम आता है, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो अब भारत पर शासन किसका हो जाता है, ब्रिटिश क्राउन का हो जाता है, ठीक है। तो कई सारे नियम कानून बदले जाते हैं इस विद्रोह के कारण। इस विद्रोह के कारण ब्रिटिश शासन ने अपने नियम कानून में कई बदलाव किए, जैसे सेनाओं, शासन और सेवाओं संबंधित नीतिगत बदलाव किया गया। पहले अवध से जो है, अवध क्षेत्र से सेना में ज़्यादा लोग भर्ती किए जाते थे। अब ये जो है आपके पंजाब, बंगाल, यहाँ से ज़्यादा लोगों को भर्ती किया जाने लगा। उत्तर प्रदेश ने 1857 के विद्रोह को लोक प्रतिनिधित्व एवं लंबे संघर्ष का प्रतीक बना दिया था। उत्तर प्रदेश का इसके अतिरिक्त भी आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। चाहे आप स्वतंत्रता आंदोलन देखें, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के संदर्भ में भी देखें तो यहाँ पर होते हैं बहुत सारे आंदोलनों की शुरुआत यहाँ पर होती है, जैसे किसान आंदोलन की शुरुआत आपकी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह मतलब उत्तर प्रदेश राष्ट्र की राजनीति और प्रशासन में केंद्रीय स्थान रखता था। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।